Good morning, dear students. Today we will discuss next chapter, 21st, financial statements. This is the very important chapter of your book. So, what are the learning objectives of this chapter? First of all, you will study in this chapter meaning of the financial statement, users of financial statements, meaning, need and preparation of trading account. Okay, meaning, need and preparation of profit and loss account, operating or profit and net profit, meaning, need and preparation of balance sheet, grouping and marshalling of assets and liabilities, classification of assets and liabilities, distinction between tangible and intangible assets, and distinction between trial balance and balance sheet. Okay, so first of all, we will start from the meaning of the financial statement. So students, financial statements are such statements which report the profitability जो हम बनाते हैं. और इन दिस पीरियड अभी तक आपने जर्नल किया, जर्नल से लेजर. ओके, इफ यू रिमेम्बर तो मैंने आपको फर्स्ट डे जो फर्स्ट चैप्टर की इसकी जो डेफिनेशन कराई थी, अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन आपको पता ही, अकाउंटेंसी इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग. इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा. रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, क्लासिफिकेशन मीन्स लेजर, and then summarizing. Summarizing means trial balance, and with the help of trial balance we will prepare financial statements. अब summarize कर रहे हैं हम. ये summarizing portion है आपका, थर्ड स्टेप है. ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो मेन क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग. ठीक है ना, तो ये समराइजिंग का ये पोर्शन है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन विच वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये दो चीजें हम इसमें प्रिपेयर करेंगे. So the term financial statement includes, first of all, income statement, in which we will prepare trading and profit and loss account. That is shows result of business operations during the accounting period. जो भी हम during the year जो भी ऑपरेट करते हैं, लेन देन करते हैं, परचेजेस, सेल्स, जो भी एक्सपेंसेस करते हैं या कुछ इनकम्स हुई हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड होगा. एंड सेकेंड थिंग, वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द बैलेंस शीट. That is shows financial position of the enterprise at a specific point of time. जैसे 31 मार्च को आप ये प्रिपेयर करोगे तो at that time हमारी एसेट्स की क्या वैल्यू है, हमारी लायबिलिटीज क्या है, उसी टाइमिंग पे तो वो हमें चेक करते हैं इस बैलेंस शीट में. इससे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की में फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बिजनेस की क्या है वो शो होती है. ठीक है, ये मेन अकाउंट्स हैं, सो दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, सो दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टर्म्ड एज फाइनल अकाउंट्स. फाइनली क्योंकि इन्हीं को प्रिपेयर करते हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से में नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट, ये हमें क्लियर होगा हमारी जो भी बिजनेस है उसका. सो इन दिस वर्ड्स ऑफ द जॉन एंड मायर, एक डेफिनेशन है, इससे और क्लैरिटी हो जाएगी आपको. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी of the accounts of the business enterprise. The balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital as on a certain date. ठीक है, बैलेंस शीट जो रिफ्लेक्ट करेगी इसमें, उसमें एसेट्स आ जाएंगी, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. ठीक है, और वो पर्टिकुलर डेट, स्पेसिफाइड डेट, जैसे कि आप 31 मार्च को अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो एट दैट डेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज एट दैट डेट, what is the value of capital. Okay, and income statement showing the results of operations during the certain period. And second, इसमें जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो किस चीज का रिजल्ट शो करेगी, उसमें नेट प्रॉफिट आएगा, मेन रिजल्ट आपके पास वो सर्टेन पीरियड का प्रॉफिट रहेगा. ठीक है, लेकिन ऑपरेशंस आपके ड्यूरिंग द ईयर जो भी हुए हैं वो हम सब इसमें ऐड करते हैं. ओके, और एट दैट टाइम जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है वो उसमें हम कैलकुलेट करेंगे. So in modern time, in addition to the aforesaid two basic financial statements, इसके अलावा भी हम दो स्टेटमेंट्स जैसे इसमें प्रिपेयर करते हैं आजकल के टाइम के अकॉर्डिंगली, जिसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर आल्सो जनरली इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट आपका जो ये चैप्टर है इसमें हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाएंगे. ये कैश फ्लो वगैरह ये सब आपका जो सिलेबस है ये +2 में आपके पास ये चैप्टर्स आएंगे. ठीक है, अभी फिलहाल 11th में तो ये नहीं है आपके पास. नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या है इसकी जरूरत, हम क्यों क्यों बना रहे हैं इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल में ट्रू और फेयर व्यू है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है बिजनेस में, ये देखने के लिए हम ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड थिंग, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर चाहिए हमें कि एसेट्स इस टाइम पे बुक वैल्यू क्या है। बिकॉज आपको पता है एसेट्स की वैल्यू जो है डे बाय डे उनको यूज करते हो तो उनकी वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन से उसको डिडक्ट करते हैं साल आप। ऐसे ही लाइबिलिटीज कुछ पे कर दी, कुछ अभी पेंडिंग है या कुछ न्यू लाइबिलिटीज ऐड हो जाती है, तो हर बार ये चेंज होता रहता है। तो वो हम एक स्पेसिफाइड डेट पे चेक करते हैं कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर उस टाइम पे क्या शो हो रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हमें बाहर का देना है, क्या हमारा इंटरनल लाइबिलिटी है, क्या एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, और हमारे एट दैट टाइम जो फर्म की एसेट्स हैं वो कितने की शो हो रही है। ठीक है, देन द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको यूज कौन कौन करता है, कौन कौन से यूजर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब बैलेंस शीट है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कौन कौन पर्सन इसमें इंटरेस्टेड होगा, जो भी इससे कनेक्टेड होगा, जिसका भी कनेक्शन भी इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो उसके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होंगी। ठीक है, तो वही यूजर्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट, सबसे पहले तो मैनेजमेंट है। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प द मैनेजमेंट इन ascertain assessing the profitability of various activities and various departments. So on their basis the management can review the progress of the business and take decisions for controlling the non profitable activities. सबसे पहले मैनेजमेंट जो है इसमें हेल्प करती है ये असेस करने में कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही अलग अलग एक्टिविटीज की और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट वाइज चेक करेगी कि उस प्रोडक्ट में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें क्या है। सेकंड थिंग, अगर डिपार्टमेंट वाइज भी वो चेक करना चाह रही है कि कौन सा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और किस डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है। सो ऑन देयर बेसिस द मैनेजमेंट कैन रिव्यू, ये चेक कर सकते हैं कि प्रोग्रेस कहाँ हो रही है, कहाँ नीड है कंट्रोल करने की, कहाँ नॉन प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट्स नहीं हो रहे तो हम उस चीज को यहाँ तो उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, और सेकंड थिंग अगर नहीं हो रही तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस बिजनेस में। सो दे कैन असेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस, वो देखेंगे ना कि इसकी साउंडनेस कैसी है ना, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस क्या है, वही तो हेल्प करता है। मतलब ये सब हेल्प उनको मिल जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ताकि वो आगे के लिए प्लान कर सके कि उनको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए करना है या लॉन्ग पीरियड के लिए करना है। इन्वेस्टर्स को यहाँ हेल्प मिल जाती है हमारे अकाउंट्स की। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में जो आपको क्रेडिट पे गुड्स वगैरह जिनसे हम परचेज करते हैं, तो शॉर्ट पीरियड के लिए वो हमें उधार दे देते हैं। कंसर्न जो है कितनी साउंड है, ये इजीली हमारा पैसा दे देगी या नहीं दे देगी। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो कि लॉन्ग टाइम के लिए हमें क्रेडिट पे देते हैं, वेदर द एंटरप्राइजेस विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट। अब उनको ये रहता है कि लॉन्ग टाइम में सिर्फ ना केवल अमाउंट लेना है बल्कि इंटरेस्ट भी लेना था, है ना। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो इस काबिल है कि वो इंटरेस्ट पे कर पाए, ये देखना जरूरी है। कैसे पता चलेगा, ये उनकी अकाउंट से देख के पता चलेगा, फाइनल अकाउंट से कि उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, वेदर द कंपनी विल बी एबल टू पे देयर डेब्ट विद व्हेन ड्यू, मतलब जो एक तो मेन प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है वो प्लस इंटरेस्ट, दोनों वो पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको चेक करने के लिए वो पार्टी इंटरेस्टेड है, मतलब क्रेडिटर्स जो है वो इंटरेस्टेड है हमारे अकाउंट्स को देखने में। फिफ्थ पॉइंट इज द एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस। एम्प्लॉइज को भी इंटरेस्ट है, देखो सिंपल सी बात है कि उनको लॉन्ग टाइम के लिए उनका तो ये क्या है, एक लॉन्ग टाइम के लिए उनको दे वो अब डिपेंड है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना, उनका घर बार चल रहा है उससे। अगर उनके अकाउंट्स अच्छे चल रहे हैं इट ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी, तो फिर वो भी थोड़े से एक टेंशन फ्री होके वर्क करते हैं कि हमें इसी ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना है, टिकना है। लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस में जा रही है तो उनको भी तो अपनी जॉब की फिक्र हो जाएगी कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है, लॉसेस में चली जाती है, तो उनकी जॉब को भी तो देखो वही रिस्क रहेगा उनके लिए भी, तो इसलिए वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है
बिकॉज यहाँ पर जो मेनली गवर्नमेंट यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू स्टडी द प्रॉफिट मार्जिन, वो देखती है कि इस इंडस्ट्री या इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इनका प्रॉफिट चल रहा है। और विड्रॉ वेरियस कंसेशन एंड इंक्रीज और डिक्रीज द एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि उसको काफी सारा उसमें गवर्नमेंट का तो होता ही है, कहीं पर कुछ ड्यूटीज एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाती है, टैक्स टैक्स अथॉरिटी अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट की भी बहुत सारी चीजें, कहीं पर बेनिफिट भी दे देती है, अगर कुछ लॉसेस में जा रहे होते हैं तो कुछ सब्सिडीज भी दे देती है। और कई बार लगता है कि ये तो बहुत अच्छी जा रही है, तो उस केस में उनसे एक्स्ट्रा चार्ज भी कर लेते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह भी लगा देते हैं किसी न किसी चीज का घुमा के, कोई ड्यूटी लगा देते हैं उनके ऊपर। हाँ, तो टैक्सेशन अथॉरिटी है जो, उनका तो है ही इंटरेस्ट, क्योंकि उनको तो टैक्स टैक्स पर्पस है उनका मेन, वो तो देखेंगे ही। सो दे यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। एंड अदर यूजर्स हैं, जैसे कि हम जैसे कह लो कि कभी हमें भी जरूरत पड़ जाए, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क करना हो, स्टडी करना हो, तो हम भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे एसोसिएशन हो सकती है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, रिसर्चर, रिसर्चर वही हो गया ना, प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ रिसर्च करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होते हैं अदर यूजर्स। ओके, तो फर्स्ट इसमें जो आ रहा है दैट इज द इनकम स्टेटमेंट, जिसका फर्स्ट पार्ट है फाइनल अकाउंट्स का। फर्स्ट पार्ट क्या है? इनकम स्टेटमेंट। सो it is divided into two parts. First is the trading account and second one is the profit and loss account, right? और ट्रेडिंग अकाउंट से इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट होके आएगा। और जो सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी करेंगे तो मैं फॉर्मेट बताऊंगी आपको उसका। देन इट शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। Trading account is prepared for calculating the gross profit or gross loss arising or incurred as well as a result of the trading activities of the business. Business में जो भी trading activities हो रही है ना, उनको उनकी वजह से जो अराइज हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये हमें चेक करना है इसमें। In other words, it is prepared to show the result of manufacturing, buying and selling of goods. अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। अदरवाइज बाइंग एंड सेलिंग का है कि खरीदा और बेचा, बना बना है ही। तो ये दोनों में से कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसकी वजह से मतलब जो भी आप प्रॉफिट उसमें मार्जिन लेके चल रहे हैं वो। सो इफ द अमाउंट ऑफ सेल्स एक्सीड, अगर ऑब्वियसली सेल्स ज्यादा है कंपैरेटिव टू परचेजेस एंड एक्सपेंसेस, जो अभी डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे इनको। ठीक है, if sales are increase exceed sorry comparative to, मैंने आपको बोला है टू थिंग्स इसमें, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद सच परचेजेस, द डिफरेंस इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। जो डिफरेंस आएगा वही ग्रॉस प्रॉफिट है। क्लियर है? बाकी आपको जब हम प्रैक्टिकली कराऊंगी तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ऑन द कंट्री, इफ द परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सीड द सेल्स, द डिफरेंस कॉल्ड ग्रॉस लॉस। अगर इससे रिवर्स हो जाता है, परचेजेस और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं कंपैरेटिव टू सेल्स, तो होगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, हमने ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स की हुई है ना सेकंड चैप्टर में, आपको क्लियर है? कुछ किसी में कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, a trading account records the amount of purchases of goods and also expenses which are incurred in bringing that commodity to a saleable state. So in other words, all expenses which relate to either purchase of raw material and manufacturing of goods are recorded in the trading account. तो यहाँ एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड किससे हैं, रॉ मटेरियल से और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से, डायरेक्ट इन्हीं को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, so all such expenses are called direct expenses. According to J.R. Batley Boy, the trading account shows the result of buying and selling of goods. In preparing this account, the general establishment charges are ignored and only the transaction in goods are included. Okay? And sometimes the trading account is called a goods account. इसको goods account भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अदरवाइज हम यहाँ रूटीन में ट्रेडिंग अकाउंट ही यहाँ पर यूज करेंगे इसके लिए।
अब इसमें जो टर्म्स यूज होंगी वो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे. फर्स्ट वन इज द ओपनिंग स्टॉक. Fifth is the sales returns. Sixth is the closing stock. Seventh, expenses incurred on the manufacturing of goods. And eighth is the expenses incurred on the purchasing and bringing the goods to the trading place. So all such expenses are summarized and recorded in the trading account at the end of the year. जो भी ये सारे expenses हैं ये सब trading account में record करेंगे, हम summarize करेंगे. ठीक है. Summarize means होता है कि अगर ये नहीं है कि साल में हो सकता है रिपेयर 10 बार कराएगी, लेकिन हम यहाँ पर ओवरऑल टोटल रिपेयर्स लेके चल रहे हैं. ठीक है. यहाँ जो भी है मतलब ओवरऑल पूरा उसको समराइज किया हुआ है. आपने जर्नल बनाया, जर्नल तो डे बाय डे आपका डेली का बनता है, आपको पता ही है. और फिर उसकी हेल्प से आपने लेजर प्रिपेयर किया और लेजर के जो बैलेंसेस आए उसकी हेल्प से आपने ट्रायल बैलेंस. ठीक है. अब उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से यहाँ पर हम बना रहे हैं फाइनल अकाउंट्स. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. अब यहाँ पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसी की नीड के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कि इससे जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस. अभी हमने यही डिस्कस किया है. इफ द अमाउंट ऑफ सेल्स एक्सीड देन प्रॉफिट. अगर सेल्स ज्यादा है कंपैरेटिव टू परचेजेस एंड एक्सपेंसेस देन इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट. Or if the purchases and expenses will greater than exceeds than the sales, then it will be gross loss. ठीक है. Second is it provides information about the direct expenses. इसमें जो expenses use हो रहे हैं वो direct expenses हैं. Like इसमें factory lighting, factory से related हो सकते हैं अगर manufacturing का काम है कुछ. Wages हैं, direct expenses हैं ये सारे. ठीक है. And third is the comparison of closing stock with those of the previous years. जो closing stock है has to the closing stock आ रहा है ना, उसको हम previous year के closing stocks के साथ easily compare कर सकते हैं. If the stock shows an increasing trend, the reason may be inquired into. अगर ये closing stock हमारा पहले के comparatively ज़्यादा आ रहा है, फिर हम इंक्वायरी कर सकते हैं ना कि रीजन क्या रहा. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो हमने एट द एंड ऑफ द हमारे पास अभी यूज नहीं हुआ, जिसको हमने अभी सेल नहीं किया. ठीक है. वही होता है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जो हमारा अभी अनसोल्ड पड़ा है. और अगर वो हर पिछले ईयर्स की कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहा है तो इट मींस कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है. तो हम इसको इजीली यहाँ पर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, इसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. देन है थर्ड पॉइंट इज द कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग. चाहिए हो गया. Fourth is that it provides safety against possible losses. ये it provides safety. ये safety किसके against है? Possible losses. If the ratio of gross profit has decreased in the comparison to the preceding year, जैसे हम gross profit आ गया हमारे पास suppose, तो उसको अगर last year के profits के साथ अगर हम compare करें, अगर rate आपका कम होता जा रहा है year to year, then यहाँ businessman can take effective measures to safeguard himself against future losses. फ्यूचर लॉसेस से बचने के लिए वो आगे के लिए अच्छे से मेजरमेंट कुछ ऐसे उपाय कर सकता है. ठीक है ना. यस. फॉर एग्जांपल ही में इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स. वो अपने प्राइसेस को बढ़ा सकता है. ठीक है. मे प्रोसीड टू एनालाइज एंड कंट्रोल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वो चेक करेगा कि कई खर्चे कुछ ऐसे ना ज्यादा आ रहे हो जिनको हम कम कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, तो उन खर्चों के ऊपर रोक लगाई जाएगी ना. फिर देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. हम इनको जैसे प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को प्रैक्टिकली तो कैसे होगा. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है. 3 रूल्स आपको मैंने कराए हुए हैं. तो ये नॉमिनल अकाउंट है आपका. एंड ऑल एक्सपेंसेस व्हिच रिलेट टू आइदर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर रिटन ऑन डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. तो क्या है कि यहाँ जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट साइड में होंगे. एक्सपेंसेस में परचेजेस भी एक्सपेंस है. ओके. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब आएंगे आपके डेबिट साइड में. लेजर मैंने आपको बनवाई थी, अकाउंट बनवाए थे टी शेप में. क्लियर है सबको. डेबिट साइड क्रेडिट साइड. जो लेफ्ट साइड होती है वो आपकी डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड वो आपकी क्रेडिट साइड. तो सेम वही लेजर के फॉर्म में ही हमारा अकाउंट प्रिपेयर होगा. इसकी जो डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड है उसमें आएंगे परचेजेस एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है. और क्रेडिट साइड में आएंगे इसमें सेल्स प्लस अगर कोई आपके पास इनकम है डायरेक्ट इनकम. ठीक है.
तो देखते हैं इसमें प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी जो होगा आपका वो भी क्रेडिट साइड में शो होगा। ओके, फर्स्ट आइटम इज द ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, opening inventory or opening stock. The stock of goods remaining unsold at the end of the previous year is termed as opening stock. Opening stock क्या है? जो लास्ट ईयर में अनसोल्ड स्टॉक था आपका, क्योंकि वो नेक्स्ट डे यानी कि अगर 31 मार्च को आप क्लोजिंग करते हो ना, तो आपका उस दिन तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट डे 1 अप्रैल से स्टार्ट है, तो उस दिन वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है। लेकिन जिस साल आप बना रहे हो, सपोज मैंने भी अकाउंट अगर प्रिपेयर किए हैं सपोज 2019-20 की, तो 19-20 में से 1 अप्रैल 2019 को जो ओपनिंग स्टॉक था वो एक दिन पहले पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, सेम अमाउंट। क्लियर है? 2019 31 मार्च को जो क्लोजिंग हुई होगी वही 1 अप्रैल 2019 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। ओके, हाँ, लेकिन अभी 2019 से 31 मार्च 2020 तक पूरी प्रोसेस जो भी वो करेंगे आगे प्रोसेसिंग होगी, और पूरे साल के बाद जो 31 मार्च 2020 को आपका स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ? वो ओपनिंग स्टॉक क्या था? जो 1 अप्रैल 2019 को था, और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है? जो 31 मार्च 2020 को है, मतलब पूरा ईयर की प्रोसेसिंग के बाद का जो अनसोल्ड स्टॉक है आपके पास, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको हम कंपेयर किसके साथ करते हैं? जैसे ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पिछले साल के क्लोजिंग के साथ कंपेयर होगा ना, ये ऐसे चेक होता है। तो वही मैंने आपको कंपैरिजन बताया था। अगर इसमें हर बार बढ़ता जा रहा है तो दैट इज द नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंसर्न। ओके, so opening stock of or inventory, the stock of the goods remaining unsold at the end of the previous year is termed as opening stock of the current year. So in other words, closing stock of the last year becomes the opening stock. ये मैंने आपको बता दिया ना कि closing stock पिछले साल का closing stock इस साल का opening हो जाएगा। So opening stock will be include the इसमें क्या क्या हम include करते हैं वो बता देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल आता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स आती हैं और फिनिश्ड गुड्स आती है। क्लियर है? इसमें से तीनों भी गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, एक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही लेना है। सेकेंड थिंग इज द परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न। परचेज होता है कि जो आप मटेरियल गुड्स वगैरह ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं, और रिटर्न्स वो जो अगर हमें इसमें से कुछ डिफेक्टिव है या कुछ भी रीजन हो सकता है कि जो हमें यूज नहीं करना था, सैंपल कुछ दिखाया बेच कुछ दिया, तो हम उस केस में उसको रिटर्न कर देते हैं, तो वो होते हैं परचेजेस रिटर्न्स। तो एक्चुअली इनकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है कि वो विल डिडक्ट परचेज रिटर्न फ्रॉम द परचेजेस, हम उसको रिटर्न को जो है परचेजेस में से माइनस कर देते हैं, करेंगे। ठीक है, सो गुड्स व्हिच हैव बीन बॉट फॉर द रीसेल आर टर्म्ड एज परचेजेस and goods which are returned to suppliers are termed as purchase return. Clear है? And second name of the purchase return is returns outwards. Okay, so purchase account will be given on the debit side of the trial balance. ये ट्रायल बैलेंस की भी डेबिट साइड में शो हो रहा था, और परचेज रिटर्न अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड में शो हो रहा था ट्रायल बैलेंस की। सो परचेज रिटर्न विल बी शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम द परचेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेजेस जब दिखाओगे उसमें से परचेजेस रिटर्न हम माइनस करके डिडक्ट करके शो करते हैं। ठीक है, सो परचेजेस इंक्लूड कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस, इसमें हम दोनों ही इंक्लूड करेंगे। हो सकता है कि सारी परचेजेस कैश पे ना हो, कुछ क्रेडिट पे भी हो, बट परचेजेस में कंप्लीट परचेजेस आएंगे, कैश प्लस क्रेडिट दोनों। क्रेडिट मीन्स होता है कि उधार, जो हमें पेमेंट अभी करनी बाकी है। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। All expenses incurred in purchasing the goods, bringing them to the godown and manufacture of goods are called direct expenses. ये वो expenses हैं जो गुड्स को खरीदने में, गोडाउन तक लाने में, या फिर गुड्स को सिर्फ मैन्युफैक्चर करने के बीच में ही हुए हैं, इनकर्ड हुए हैं। ओके, दीज एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस। अब इधर से उधर लेके जाओगे तो वेजेस पड़ेंगे। ठीक है, वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द लोडिंग अनलोड। ठीक है, इफ द टर्म वेजेस एंड सैलरीज इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपने उसको वेजेस मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है।
एंड ऑन द कंट्रारी इफ द सैलरी एंड वेजेस इज गिवन, तब ये ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम नहीं है, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर वेजेस बाद में लिखा हुआ है, अगर वेजेस पहले है then it will we will include in trading account in debit side. If the salary right in first and then wages, then we will include this item in profit and loss instead of trading account. Second point, if wages are paid for bringing a new machine or its installation, it will be added to the cost of machine. अब ये वेजेस सिर्फ हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड होनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट में ये क्लियर किया है कि अगर वो वेजेस मशीन को इंस्टॉलेशन करवाने में लगाएंगे ना, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, वो तो मशीन में ही ऐड हो जाएंगी, वो तो कैपिटल नेचर है। वो तो हमने वो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था कि अगर कोई मशीन परचेज करोगे और उसके ऊपर कोई भी अगर आप एक्सपेंस इनकर्ड करते हो, तो वो दैट एक्सपेंस वी विल इंक्लूड इन दैट पर्टिकुलर एसेट, उसी एसेट में ही हम उसको ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ वही वेजेस लेने हैं जो गुड्स से रिलेटेड है, वही गुड्स जिसको आप परचेज कर रहे हो फॉर रीसेल, उसको आप रीसेल करने के लिए ही परचेज कर रहे हो, उसका बिजनेस करते हो आप। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड और फ्रेट। यहाँ माइंड में रखना है कि कैरेज आउटवर्ड नहीं होना चाहिए, कैरेज आउटवर्ड इज बिलोंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लेकिन कैरेज इनवर्ड ये जो है ये फ्रेट होता है, ये कैरेज, ये एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट because these are generally paid for bringing the goods to the factory or place of the business. However, if any carriage or freight is paid on bringing an asset, तो उस केस में वो we will add that particular expenses in at that particular asset, ठीक है। तो अगर कैरेज किसी एसेट को परचेज करने में हो रहा है तो वो उस एसेट में ऐड होगा, नॉट इन ट्रेडिंग अकाउंट, तब आपने इसमें नहीं ऐड करना, यानी कि डेबिट साइड में नहीं शो करना। नेक्स्ट पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस हैं जैसे कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, दीज आर एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। दीज आल्सो वी विल इंक्लूड इन ट्रेडिंग अकाउंट इन डेबिट साइड, क्लियर है। एंड स्टोर कंज्यूम्ड, इसमें आता है जैसे कि मेंटेन करने के लिए, मशीनरी को मेंटेन करने के लिए इसको ऑयलिंग करते हो, ग्रीस देते हो, तो ये सब चीजें होती हैं स्टोर्स कंज्यूम्ड, ये भी उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है, तो ये एक्सपेंसेस भी सारे यूज होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। देन है डॉक चार्जेस, सो दीज आर चार्जेस रिलेटेड टू ऑन शिप्स, जो शिप और कार्गो के जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, तो ये वो उनकी चार्जेस हैं। डॉक चार्जेस आर पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स लाने के लिए, सो दे आर शोन ऑन द डेबिट्स, डॉक चार्जेस, ठीक है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में शो होंगे। देन है रॉयल्टी, सो दिस इज अमाउंट आल्सो पेड टू द ओनर ऑफ अ माइन, ये माइन जैसे ये खाने वगैरह होती है, कोयले की खान, पेटेंट्स आर फॉर यूजिंग द राइट इज राइट, उस राइट के लिए, उस पेटेंट के राइट के लिए और पेटेंट्स के लिए, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट पे की जाती है ऑनर को, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे भी कॉस्ट बढ़ रही है। रॉयल्टी एक तरह की रेंट ही होती है किसी भी चीज को यूज, जैसे आप खानों को यूज कर रहे हो उसके लिए जो आप पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, ये भी डेबिट साइड में आएगी। और क्रेडिट साइड में जो आइटम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स, जो भी आप सेल करोगे और सेल्स रिटर्न हम उसमें से डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बताया था सेकंड जो टॉपिक है आपका इसमें, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लियर है अब आपको वो क्या है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, दिस इज सो बिकॉज वैल्यूएशन इज मेड आफ्टर द अकाउंट हैव बीन क्लोज्ड, तो इसके लिए जो एंट्री हम पास करते हैं दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। ये कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं शो होगा क्लोजिंग स्टॉक, ऑलवेज आप देखना ये ट्रायल बैलेंस के एक्स्ट्रा हम इसको एडजस्टमेंट में शो करते हैं, और इसकी जो एंट्री है वो है क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अभी ये सब एंट्रीज वगैरह मैं कल डिस्कस करती हूँ, मैं सिर्फ आज इसका फॉर्मेट दिखा रही हूँ। ये देखो ये फॉर्मेट, आज इसको आपने इस फॉर्मेट को 2 टाइम्स अपनी नोटबुक पे लिख कर लाना है, रिटर्न वर्क, ये आपका होमवर्क है। ये मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, पेज नंबर है ये आपका 21.6, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देख लीजिए, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, to wages and salaries, to direct expenses, to carriage inwards, to carriage on purchases, to gas, fuel and power, to freight and cartage, manufacturing expenses, ठीक है।
ऐसे ही इधर भी है टू फैक्टर एक्सपेंसेस, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी। ओके, क्रेडिट साइड में आप देखो बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, यहाँ तक करने के बाद जहाँ बैलेंस आता है, बैलेंस अगर डेबिट साइड आएगा तो इट विल बी बाय सॉरी टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आएगा तो इट विल बी बाय तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। तो ये फॉर्मेट आज आपको ड्रॉ करना है अपने नोटबुक्स में। ओके, 2 टाइम्स एटलीस्ट। इसको एक तरह से आपकी रिवीजन होगी इसकी और आपको लर्न भी हो जाएगा कुछ। फिर हम कल से इसकी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकली करेंगे और थोड़ी जो जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।